गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज रविवार का दिन है, संडे का दिन है, 2 अगस्त 2020 है। आज के दिन संडे के दिन हमारा फोकस्ड होता है कि दैनिक जागरण को किस तरह से पढ़ा जाए, यूपीएससी के लिए किस तरह से पढ़ सकते हैं, स्टेट पीसीएस के लिए किस तरह से पढ़ सकते हैं, वनडे एग्जाम के लिए किस तरह से पढ़ सकते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं आज के दिन। बहुत सारे यूपीएससी जो टॉपर रहे हैं, यूपीएससी के कई सारे टॉपर जिन्होंने हिंदी मीडियम में यूपीएससी को टॉप किया, उन्होंने कहा है कि उन्होंने कभी द हिंदू नहीं पढ़ा, अन्य अंग्रेजी न्यूज़ नहीं पढ़ा, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक अखबार पढ़ा, वो था दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण, जिसमें आपको गंगा सिंह राजपूत आते हैं, निशान जैन सर आते हैं। इन लोगों ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को पढ़ के ही इन्होंने यूपीएससी निकाला। इसलिए दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण इंपॉर्टेंट है, इसमें वो पोटेंशियल है कि इसको सिर्फ पढ़ के आप यूपीएससी निकाल सकते हैं। बशर्ते आपको ये जानकारी होना चाहिए कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। मैं कहूँ तो क्या छोड़ना चाहिए वो अधिक इम्पॉर्टेंट है। बहुत कुछ पढ़ने के लिए है, लेकिन उसमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये अधिक इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें, और कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखो फर्स्ट पेज पे जो न्यूज़ है, एक न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये कि मोबाइल क्षेत्र में मिलेंगे 12 लाख रोजगार। एक बार इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे भी एक स्कीम के बारे में चर्चा है, वो स्कीम इम्पोर्टेंट आपके लिए, और ये स्कीम है कि PLI प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। सरकार राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति लाई थी पिछले वर्ष, और इस इलेक्ट्रॉनिक्स नीति के तहत सरकार देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना चाहती है। ना सिर्फ आत्मनिर्भर होना चाहती है, बल्कि भारत विश्व का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब होना चाहता है इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में। इसके लिए सरकार काम कर रही है, और इसी के लिए ये स्कीम है। जो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में उत्पादन करेगी, उसके उत्पादन के आधार पे उसको इंसेंटिव दिया जाएगा, और इस इंसेंटिव के लिए 41,000 करोड़ का सरकार इंसेंटिव देगी, जिसे कहा जाता है PLI प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। इसका सबसे अधिक बेनिफिशियरीज मोबाइल इंडस्ट्रीज हो रहा है, जिसके बारे में इस न्यूज़ पे चर्चा है, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि PLI प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव क्या है कि जितना आप प्रोडक्शन कीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद का, उस आधार पे आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके लिए एक फंड बना है जिसमें 41,000 करोड़ रुपीज़ है। इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी का, राष्ट्रपति का, वित्त मंत्री का, रक्षा मंत्री का, ये सब का स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बशर्ते वो किसी राजनीतिक रैली में संबोधन ना दे रहे हो। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे संबोधन कर रहे हैं या राष्ट्रीय मंच को संबोधन कर रहे हैं, तो उसके लिए उसका जो वक्तव्य होता है वो एक्चुअली भारत का वक्तव्य होता है, हमारे देश का वक्तव्य होता है, हमारे देश की कार्यशैली होती है, हमारे देश का विजन होता है, जो उनके वक्तव्य के द्वारा दिखाई देता है। तो इसलिए इनका जो वक्तव्य होता है वो अधिक इंपॉर्टेंट होता है, उसको आपको कोट एंड कोट पढ़ना चाहिए। कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक हैकाथॉन को संबोधित किया, और संबोधन के साथ ही साथ उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसकी ड्राफ्टिंग आ चुकी है, उस पर उन्होंने काफ़ी अपनी बातें रखी। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे प्राइम मिनिस्टर मोदी का वो संबोधन डाल दिया है, जा करके वो वीडियो देख सकते हो आप, राइट। तो इन्होंने जो बातें कही है उनसे कुछ बातें इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो जो योजना की चर्चा कही है, चाहे वो अटल इनोवेशन मिशन की चर्चा इन्होंने किया हो, या नई शिक्षा नीति के बहुत प्रावधानों की चर्चा इन्होंने किया, वो अधिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हालांकि कुछ खास नहीं दिया हुआ इस न्यूज़ में, तो जा करके वो बस वीडियो आप देख लेना, हमारे टेलीग्राम चैनल पे वो वीडियो मिल जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिस भी योजना की चर्चा की है, उस योजना के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, चाहे वो अटल इनोवेशन मिशन हो, चाहे अन्य कोई योजना हो,
राइट। अब देखो यहां पे डॉक्टर और सीए, डॉक्टर और चार्टर अकाउंटेंट जो होते हैं वो भी एमएसएमई के अब दायरे में आएंगे, यानी उसे भी एमएसएमई के माध्यम से जो लोन मिलना था वो लोन मिल पाएगी। सरकार ने इस समय में एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ रुपए, सरकार इस समय में एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की कर्ज देने की घोषणा कर दी थी। कब? तो आत्मनिर्भर भारत के अभियान, आत्मनिर्भर भारत जो अभियान सरकार लाई थी मई 2020 में, उसमें सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए की इंसेंटिव या कह सकते हो लोन, इंसेंटिव नहीं कहूँगा, लोन एमएसएमई को देने की बात कही थी। तो सबसे पहले तो आप ये जानो कि एमएसएमई होता क्या है। यानी अगर मान लो डॉक्टर और सीए इसके दायरे में आएंगे तो किसके दायरे में आएंगे? माइक्रो इंटरप्राइजेस के दायरे में आएंगे, स्मॉल इंटरप्राइजेस के दायरे में आएंगे, या मीडियम इंटरप्राइजेस या मीडियम इंडस्ट्रीज के दायरे में आएंगे। देखो ये फैक्ट है, वनडे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। माइक्रो इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होना चाहिए, विनिर्माण और सेवा दोनों के लिए है ये, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस दोनों के लिए है यह नीति। इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होना चाहिए और उसका 5 गुना टर्नओवर इससे कम होना चाहिए। यानी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होना चाहिए और उसका 5 गुना होता है टर्नओवर 5 करोड़ से कम होना चाहिए। इसी तरह से स्मॉल इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम होना चाहिए और टर्नओवर इसका 5 गुना 50 करोड़ से कम होना चाहिए। और मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम होना चाहिए और टर्नओवर 250 करोड़ से कम होना चाहिए। ये कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आप एमएसएमई के दायरे में आएंगे। मीडियम का, माइक्रो का अलग दायरा है, स्मॉल का अलग दायरा है और मीडियम इंडस्ट्रीज का अलग दायरा। इसको क्रॉस किए तो आप बिग इंडस्ट्रीज में आएंगे, आपको एमएसएमई का लाभ नहीं मिलेगा। तो पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इस न्यूज़ के तहत आपको इन्फॉर्मेशन एमएसएमई के बारे में होना चाहिए। और दूसरा इन्फॉर्मेशन, आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ये योजना, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ये योजना के बारे में चर्चा होनी चाहिए। और इसके तहत ये जो मंजूरी दी गई है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इसके तहत 3 लाख करोड़ रुपए का, यहाँ पे देखो 3 लाख करोड़ रुपए है का सरकार ने कर्ज देने का फैसला किया था। और इसका कंडीशन क्या है? इसका कंडीशन ये है कि आप पे जो है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ ऑलरेडी, आप पे अधिकतम कर्ज जो है 25 करोड़ का बकाया आप पे अधिकतम होना चाहिए। 25 करोड़ से अधिक का बकाया होगा तब आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। आपको एमएसएमई का जो लोन मिल रहा है वो आपको नहीं मिलेगा। ये 25 करोड़ तक का बकाया होना चाहिए और इसके तहत इसका 25 करोड़ का 20% होता है 5 करोड़। तो अगर आपके पास 25 करोड़ रुपए तक का बकाया है तब आपको 5 करोड़ तक की लोन मिल सकती है। सरकार ने इसको बढ़ा दिया। सरकार ने क्या कहा है कि अब 25 करोड़ की जगह आपके पास 50 करोड़ का भी बकाया बचा हुआ है तो भी आप लोन ले सकते हैं और उसका 20% होता है 10 करोड़। तो मैक्सिमम आप 10 करोड़ लोन ले सकते हैं। मैक्सिमम आप पे बकाया 50 करोड़ से अधिक का नहीं होना चाहिए, राइट। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन दो जानकारी होना चाहिए आपके पास। एक तो एमएसएमई क्या है और दूसरा है कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ये 2 इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए इस न्यूज़ के द्वारा। देखो यहाँ पे पेपर में दिया हुआ है जामा मस्जिद के बारे में। जैसा कि हमें जानकारी है कि कल ईद था, तो ये जामा मस्जिद के बारे में दिया हुआ है, तो थोड़ा सा आपको ये जानकारी जरूर होना चाहिए कि जामा मस्जिद किसने बनवाया था। जामा मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था, राइट। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अब देखो राजस्थान में जिस तरह के घटनाक्रम चल रहे हैं, पॉलिटिकल न्यूज़ है, हम उस पर डिस्कस नहीं करना चाहते। पॉलिटिकल आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि स्पीकर का रोल क्या है, रोल ऑफ स्पीकर। दूसरा है कि खरीद फरोख्त हो सकता है, इसलिए भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में
खरीद फरोख्त को रोकने के लिए दल बदल कानून लाया है। तो दल बदल कानून क्या है, 10वीं अनुसूची क्या है, ये जानकारी होना चाहिए। और तीसरा है कि राज्यपाल की भूमिका यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो राज्यपाल की भूमिका क्या है। चौथा यह है कि पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की जानकारी आपको होना चाहिए। तो ये 4 जानकारी आपके पास होना चाहिए जब भी पॉलिटिकल क्राइसिस आता है देश में, ये इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। और इसी को लेकर के कई बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। रोल ऑफ स्पीकर को लेकर के यूपीएससी ने आई गेस 18 या 19 में क्वेश्चन पूछा है प्रीलिम्स में। इस बार भी इम्पोर्टेंट है, इस बार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये 4 चीज़ों के बारे में जाकर के अपने बेसिक किताब लक्ष्मीकांत से में जाकर के पढ़ लेना आप। देखो यहाँ पे पहली बात तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए कि स्वदेशी वेंटिलेटर के निर्यात को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। तो पहली बात तो वेंटिलेटर सरकार बना रही है, काफ़ी अधिक बना रही है, और इसको निर्यात की मंजूरी सरकार ने दे दी है। दूसरा है कि अब आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि 24 मार्च को वेंटिलेटर के निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया था सरकार। ये दिख रहा है, ये इसी को वेंटिलेटर कहा जाता है। तो सरकार ने 24 मार्च 2020 को वेंटिलेटर के निर्यात पर प्रतिबंध क्यों लगाया था, क्योंकि देश में इसकी ज़रूरत हो सकती है, इसलिए सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया था। साथ ही साथ सरकार ने कई दवाइयों पर प्रतिबंध लगा दिया था कि आप दवाई वर्तमान में निर्यात नहीं कर सकते हैं क्योंकि भारत को इसका ज़रूरत हो सकता है। अब देखो किस एक्ट के तहत सरकार ने प्रतिबंध लगाया था, ये एक्ट अधिक चर्चा में है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सरकार ने प्रतिबंध लगाया था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के तहत, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत। तो आपको इस न्यूज़ से बेसिक इन्फॉर्मेशन एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 की जानकारी होना चाहिए, बस। उससे अधिक ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखो CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन फोर्स होता है, गेस राइट। सेंट्रल इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन फोर्स ने अपने 1.62 लाख कर्मियों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग की नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी प्लेटफॉर्म को उनकी यूजर आईडी संगठन को बनाने के लिए कहा गया है। यानी एक नया, अगर आप ट्विटर यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज कर सकते हैं या इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो इसके लिए एक नया गाइडलाइन जारी किया है CISF ने। अब आपको इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट यह है कि CISF के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। और क्या जानकारी होना चाहिए, कम से कम इतनी तो जानकारी होनी चाहिए कि CISF किस मिनिस्ट्री के तहत आता है। नॉर्मली लोगों को लगता है कि CISF चूँकि ये एक तरह से फोर्स है तो डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत आएगा, ऐसा नहीं है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम के तहत आता है, और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का 7 विंग है जिसमें BSF है। BSF पाकिस्तान के साथ सीमा की सुरक्षा करता है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स है, सॉरी यहाँ पे पुलिस फोर्स था, आई रिपीट सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स है। CISF का फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स होता है। उसके बाद असम राइफल हो गया, न्यूक्लियर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हो गया, सशस्त्र सीमा बल हो गया, इंडो तिब्बतियन पुलिस फोर्स हो गया। तो ये सारे के सारे पार्ट हैं किसके, तो ये सारे के सारे पार्ट हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम, गृह मंत्रालय के तहत ही आता है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए कि 7 जो विंग है, ये 7 विंग आते हैं गृह मंत्रालय के तहत। CISF भी गृह मंत्रालय के तहत आता है। ओके, CISF मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। CISF का इंग्लिश में जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। सिक्योरिटी फोर्स होता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है। बेसिकली इसका काम होता है कि जो इंडस्ट्री के जो क्षेत्र होता है उसकी सिक्योरिटी करना। जैसे दिल्ली मेट्रो अगर है तो दिल्ली मेट्रो का जो सिक्योरिटी करता है वो CISF करता है। इसी तरह से देश में कई जगह न्यूक्लियर प्लांट वगैरह है
तो उसकी जो सिक्योरिटी करने की जिम्मेदारी है वो CISF की है। देश में DRDO जैसे संगठन की जो जिम्मेदारी होती है सिक्योरिटी करने की, तो वो CISF होता है। तो इंडस्ट्रियल फोर्स है एक तरह से, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, इस न्यूज़ से क्या आपको पढ़ना चाहिए, दो बातें हैं यहाँ आपको जानकारी होना चाहिए। पहली बात तो कि 1 अगस्त 1920 को जिस दिन भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उसी दिन तिलक जी की मृत्यु हुई थी। महात्मा तिलक की मृत्यु, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु उसी दिन हुई थी जिस दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो चूंकि इसकी मृत्यु के 100 वर्ष के उपलक्ष्य पे, इसकी पुण्यतिथि के 100 वर्ष के उपलक्ष्य पे गृह मंत्रालय कहीं संबोधन कर रहे हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जब भी इस तरह की कोई घटना होती है, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी घटना का 100 वर्ष पूरा हो, किसी भी घटना का 50 वर्ष पूरा हो, किसी भी घटना का 25 वर्ष पूरा हो, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए महात्मा तिलक के बारे में इम्पॉर्टेंट इस बार होगा 2020 में यूपीएससी के लिए। हो सकता है यूपीएससी क्वेश्चन पूछ दें। तो अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक बुक है, स्पेक्ट्रम की बुक है या आपकी जो एनसीईआरटी की बुक होगी, उससे जाकर के तिलक के बारे में पढ़ लेना। दूसरा यह है कि ये जो गृह मंत्री का संबोधन रहा है, ये रहा है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंध परिषद में। तो आपको इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंध परिषद आखिर है क्या भाई। तो पहली बात तो ये जानो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत ये संस्था आता है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन। मिनिस्ट्री ऑफ संस्कृति, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत एक संगठन है। इसकी स्थापना 1950 में 9 अप्रैल 1950 को हुई थी और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने इसकी नींव रखी है। इसका काम क्या? इसका काम है कि अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक तौर पे कोऑर्डिनेट करना, हमारे देश की जो संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार अन्य देशों में करना, और इस तरह से भारत की जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी है, सॉफ्ट डिप्लोमेसी को बढ़ावा देना। देखो, दो तरह का डिप्लोमेसी होता है, एक तो सॉफ्ट डिप्लोमेसी होता है, किसी भी देश में हम अपने देश की जो है सॉफ्ट नीति के तहत, हम अपने देश की कल्चर के तहत, हम अपने देश की गांधीवादी ताकतों के तहत, हम अपने देश की नॉलेज के तहत, हम अपने देश की योगा के तहत किसी अन्य देश की व्यवस्था को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं, तो उसे सॉफ्ट डिप्लोमेसी कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर कहीं जाते हैं तो महात्मा गांधी का जिक्र करते हैं। तो महात्मा गांधी हमारे देश के सबसे बड़े आधार स्तंभ रहे हैं सॉफ्ट डिप्लोमेसी का, क्योंकि महात्मा गांधी की भूमिका नेल्सन मंडेला की ज़िंदगी पर भी दिखती है। महात्मा गांधी की भूमिका अमेरिका के भी कई राष्ट्रीय अध्यक्षों में दिखती है। बराक ओबामा की ज़िंदगी पे महात्मा गांधी का स्पष्ट प्रभाव था। तो गांधी जी हमारे देश के सॉफ्ट डिप्लोमेसी का हिस्सा रहे। योगा, जिसे विश्व के कई देश मानते हैं, योगा करते हैं, ये भारत के सॉफ्ट डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा आधार स्तंभ रहा है। भारत की संस्कृति भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा आधार स्तंभ रहा है। तो सवाल ये होता है कि हार्ड डिप्लोमेसी क्या होता है? तो सॉफ्ट डिप्लोमेसी तो आपने समझ लिया, संस्कृति के माध्यम से, व्यक्ति के माध्यम से, किसी खास व्यक्ति के माध्यम से, योगा के माध्यम से दूसरे देश की व्यवस्था को प्रभावित करना। हार्ड डिप्लोमेसी क्या होता है कि पैसा के आधार पे, मनी के आधार पे, पावर के आधार पे, सैनिक के आधार पे अन्य देश की हितों को प्रभावित करना, यह होता है हार्ड डिप्लोमेसी। जिस तरह से चाइना हार्ड डिप्लोमेसी अपना रहा है, जिस तरह से अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी सेना को भेजा और वहाँ पे हार्ड डिप्लोमेसी अपना रहा। तो ये देश, अमेरिका, चीन जैसा देश हार्ड डिप्लोमेसी अपनाता है। भारत जैसा देश का विश्वास है सॉफ्ट डिप्लोमेसी पे, राइट। तो ये जो संगठन है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी को इम्प्रूव करता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। कैसे इम्प्रूव करता है? देखो, 36 देशों में इसका सांस्कृतिक केंद्र है। जैसे जकार्ता में क्या है कि शिक्षकों को तबला की ऑनलाइन क्लास का संचालन किया जाता है इस संगठन के द्वारा। सियोल, कोलंबो, तेहरान, ताशकंद, मैक्सिको, द हेग, जकार्ता, सिडनी में
ऑनलाइन योगा क्लास संचालित किया जाता है। मॉस्को में, रूस के मॉस्को में भारतीय पौराणिक और पौराणिक कथाओं के परिचय के लिए अमर चित्रकथा का जो है उपयोग किया जाता है। इस तरह से चीज़ें अन्य देशों में की जाती है इस संगठन के द्वारा, इसलिए भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी को ये संगठन प्रोत्साहित करता है। तो उम्मीद करता हूँ, देखो ऐसे तो आप नॉर्मली इस न्यूज़ से अगर गुजरोगे तो आपको दिखेगा भी नहीं ये न्यूज़, आपको ज़्यादा ध्यान में नहीं रहेगा, लेकिन जब आप इस तरह से पढ़ना शुरू करोगे तब आपके लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे BRO के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। BRO का काम क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या है कि सीमा के पास जो है सड़क के निर्माण का काम करती है। चीन की सीमा के साथ सड़क बन रही है, नेपाल की सीमा के साथ सड़क बन रही है, पाकिस्तान की सीमा के साथ सड़क बन रही है, तो ये सड़क बनाने का काम करती है। अब आप देखो डिफरेंसेस, सड़क बनाने का काम कौन करती है? सड़क मंत्रालय करती है नॉर्मली, लेकिन जो बॉर्डर के पास सड़क बनाने का काम करती है वो सड़क मिनिस्ट्री के तहत नहीं आता, सड़क मंत्रालय के तहत नहीं आता है, वो आता है डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत। तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि BRO लगातार चर्चा में है, किस मंत्रालय के तहत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के तहत नहीं आता है। देखो यहाँ पे जो है, एक तो आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि GST संग्रह जुलाई में कितना हुआ, लगभग आपको जानकारी होना चाहिए। क्योंकि जब सरकार ने GST लाया था तो सरकार का टारगेट था कि GST कलेक्शन प्रत्येक मंथ 1 लाख करोड़ से अधिक होगी। तो इस बार 87,000 करोड़ है। कभी आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन इतना तो आपको जानकारी होना चाहिए कि GST संग्रह इस बार 90,000 करोड़ से कम हुआ या 1 लाख करोड़ से कम हुआ। जो हमने टारगेट लिया था 2017 में GST लागू करने से पहले कि 1 लाख करोड़ रुपए प्रत्येक मंथ पार करेगी GST संग्रह, वो पार नहीं हुई, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि GST कंपनसेशन क्या है? कल हमने डिस्कस किया था GST कंपनसेशन को लेकर के कि सरकार बोली थी राज्य सरकारों को कि आपकी जो भी लॉस होगा 2015-16 के आधार पर 15-16 में जो आपकी कमाई हुई थी, उस कमाई का अगर 40% एक्स्ट्रा नेक्स्ट ईयर प्राप्त नहीं होता तो जितना कम प्राप्त होगा उतना हम आपको भुगतान करेंगे। इसी को कहा जाता है GST कंपनसेशन। राज्यों को GST कंपनसेशन देने की चर्चा की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, क्योंकि राज्य GST लागू नहीं करना चाहते थे। राज्यों को लगता था कि हो सकता है उसे नुकसान होगा, और केंद्र सरकार ने उसे भरोसा में लिया कि जितना आपको नुकसान होगा उसका भरपाई हम करेंगे। तो बेसिकली ये दोनों चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ देखो, अरेमको को पीछे छोड़ एप्पल बनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी। तो थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए। अरेमको कंपनी सऊदी अरब की कंपनी है, एप्पल अमेरिका की कंपनी है। देखो यहाँ पे दोनों न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से पूछा कि पराली जलाने से कैसे रोकेंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से ये सवाल किया गया। और यहाँ पे प्रत्येक वर्ष धान की जब कटाई होती है तो उस कटाई का जो अवशिष्ट बच जाता है, जिसे पराली कहा जाता है, उसको जलाया जाता है, जिससे दिल्ली जो है गैस चैम्बर में तब्दील हो जाता है। दिल्ली में इन पराली का धुआं दिल्ली आती है और गैस चैम्बर में तब्दील हो जाता है। तो इसे कैसे रोकेंगे, राइट? ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। दूसरा यहाँ पे देखो, संयुक्त राष्ट्र संगठन की एक संगठन है, यूनाइटेड नेशन की एक संगठन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में जाकर के हमारा वीडियो देख लेना। यूनाइटेड नेशन का मैंने एक स्पेशल वीडियो लिया था, एक स्पेशल लेक्चर लिया था, जिसमें यूनाइटेड नेशन के जितने भी संगठन थे उसकी चर्चा मैंने किया। तो इस संगठन जो फॉ है, फॉ ने जो है ठटवानी है माउंटेन रेसिपी बुक जो फॉ जारी करते हैं। माउंटेन रेसिपी बुक में माउंटेन की
पर्वत की, पहाड़ की कौन कौन सी रेसिपी विश्व में कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, उसका एक रेसिपी जारी करती है, राइट। माउंटेन रेसिपी बुक ये फौज जारी करती है, और इसमें इन्होंने ठटवानी का जिक्र किया है। जो ठटवानी यहाँ पे दिया हुआ उत्तराखंड की माउंटेन की पहाड़ों की एक प्रमुख भोजन है, राइट। तो ये आप याद रख लेना, ठटवानी उत्तराखंड से रिलेटेड है, उत्तराखंड की एक भोजन है जिसको माउंटेन रेसिपी लिस्ट में फॉ के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा स्थान दिया गया। देखो, राम राज्य का माध्यम बने राम मंदिर। राम मंदिर पे लगातार अभी एडिटोरियल आएगा। जिस तरह से चीन पे एडिटोरियल आता था, नेपाल पे आता था, कोरोना वायरस पे आता था, आत्मनिर्भर भारत पे आया था, इसी तरह से आपको राम मंदिर पे लगातार एडिटोरियल मिलेगा। तो बेसिक इंफॉर्मेशन याद रख लेना आपके, राम मंदिर डिस्प्यूट क्या है, राम मंदिर डिस्प्यूट पे सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आया, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा। तो इसके लिए आप जाकर के हमारा वीडियो देख सकते हैं। राम मंदिर पे एक स्पेशल से मैंने वीडियो बनाया था कि 500 वर्ष का विवाद और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। राम मंदिर पे जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया वो 500 वर्षों के विवाद को सॉल्व किया है। लगभग 500 वर्ष का इतिहास रहा है राम मंदिर का, राइट। बहुत लंबा इतिहास रहा है, जाकर के मेरा वीडियो देख लेना। बाकी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार जानकारी के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। ज़्यादा इसमें पॉलिटिकल टर्म्स है, इंपॉर्टेंट नहीं होगा आपके लिए। देखो यहाँ पे क्या है कि बौद्धिक संपदा को सहेजने पे भरोसा, ये जो दिख रहा है आपको, ये पांडुलिपि है। पहले के समय में किसी तरह से लिखा जाता था, और पांडुलिपि को किस तरह से संरक्षण दिया जाए, इसके लिए एक योजना सरकार लाई थी। सरकार राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन लाई थी 2003 में, कि पांडुलिपि को किस तरह से संरक्षण दिया जाए। और उसी तरह की कुछ नीति सरकार ने इस बार लाई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, कि किस तरह से हम अपनी एंशिएंट भाषाओं को संरक्षण दे सकते हैं, किस तरह से स्थानीय भाषाओं को संरक्षण दे सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको जानकारी राष्ट्रीय पांडुलिपि के बारे में होना चाहिए इस एडिटोरियल से, और एक बार बेसिक इन्फॉर्मेशन इस न्यूज़ के बारे में भी होना चाहिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो ये पार्ट है कि किस तरह से हम अपनी बौद्धिक संपदा को सहेजने का काम कर सकते हैं, उसको लेकर के दिया हुआ है। एक बार पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आपको जानकारी होना चाहिए। देखो, ये अंतर्राष्ट्रीय पेज होता है। नॉर्मली यहाँ भी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आज हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट उतनी चीज़ें नहीं है। बस ये है कि मुश्किल में फंसे ओली को शी जिनपिंग ने दिया दोस्ती का दम। किस तरह से चीन का इन्फ्लुएंस नेपाल पे पड़ रहा है, और नेपाल भारत के खिलाफ जाकर के स्टेटमेंट दे रहा है, उसी को लेकर के चर्चा एक बार पढ़ सकते हैं इसको। बाकी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है हमारे पास, खेल पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे शिक्षा को लेकर, राष्ट्रीय शिक्षा को लेकर के कुछ चर्चाएं की गई है, एक बार देख सकते हैं। और यही व्यक्ति जो हैं कस्तूरी रंजन है, कस्तूरी रंजन, यही व्यक्ति हैं जो इसरो के प्रमुख रह चुके हैं, और इसी के सिफारिश पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आ रही है, उसका ड्राफ्ट आ चुका है। तो एक बार पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।